जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 21 जुलाई 2025 और आज फिर से हम लोग एक बार चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मायने रखते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए क्लास को। जैसा कि आज का पहला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष किस तारीख को जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि 20 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है और यह तारीख जो है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना 1924 की याद में जो है चुनी गई है। दिवस मनाने की शुरुआत जो है यूनेस्को के प्रस्ताव से 1966 में हुई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शतरंज के माध्यम से शिक्षा, मानसिक विकास और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना जो है इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। ठीक है। फीडे जो है, फीडे हर साल गतिविधियों और थीम को बढ़ावा देता है और 2025 की थीम क्या थी? तो 2025 की थीम थी एवरी मूव काउंट्स। 2025 की थीम क्या रही है? एवरी मूव काउंट्स जो रही है 2025 की थीम रही है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने भी इस दिवस की आधिकारिक मान्यता दी, जबकि कई खेलों के दिवस जो है देश विशेष होते हैं। अगले प्रश्न की आज की बात की जाए तो आज का अगला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किस शहर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर पुरस्कार प्रदान किया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किस शहर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसको आपको याद रखना है कि प्रयागराज को जो है सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो है इन्होंने प्रयागराज को जो है सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार दिया है। यह सम्मान स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में गंगा टाउन श्रेणी के तहत जो है प्रदान किया गया। इसका मुख्य आधार क्या रहा? तो महाकुंभ 2025 की तैयारियों में बेहतरीन सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो है ये दिया गया। अवार्ड देने वाली संस्था कौन सी होती है? तो अवार्ड देने वाली संस्था होती है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, दैट मीन्स की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। पिछली बार वाराणसी पहले और प्रयागराज जो है दूसरे स्थान पर था, लेकिन इस बार प्रयागराज ने पहला स्थान प्राप्त किया। प्रयागराज ने घाटों की सफाई, कचरा प्रबंधन और नागरिक सहभागिता के क्षेत्र में जो है नई मिसाल कायम की। वाराणसी, पटना और कोलकाता को पीछे छोड़ दिया। तो इन सभी बातों को जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आज का अगला जो सवाल है कुछ इस प्रकार से कि हाल ही में कहाँ आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड जो है 2025 में भारत ने कुल 4 पदक हासिल किए हैं। हाल ही में कहाँ पर आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में जो है भारत ने कुल 4 पदक हासिल किए हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कहाँ आयोजित था? तो दुबई में। कहाँ पर आयोजित था? दुबई में। देखिए, 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 जो है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 5 से 14 जुलाई 2025 को हुआ। भारत ने इस ओलंपियाड में कुल 4 पदक यानी कि 2 स्वर्ण और 2 रजत जीते। 90 देशों से लगभग 90 देशों से जो है लगभग 1000 छात्र इसमें शामिल हुए थे। इसका आयोजन स्थल कौन सा रहा? तो इसका आयोजन स्थल जो है एक्सपो सेंटर शारजा और आवास जो है आवास हॉलिडे इन और दुबई फेस्टिवल सिटी जो है इसका आयोजन स्थल रहा। यह ओलंपियाड जो है हर वर्ष अलग अलग देश में होता है। 2024 में सऊदी अरब और 2023 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? तो छात्रों में रसायन विज्ञान के कौशल व अनुसंधान भावना को बढ़ावा देना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ जो है अपने अभ्यास के तहत सिम्बेक्स के 32वें संस्करण में भाग लेगी?
भारतीय नौसेना जो है किस देश की नौसेना के साथ अपने अभ्यास के तहत सिम्बेक्स के 32वें संस्करण में भाग लेगी? तो इसको याद रखिएगा, सिंगापुर के। किस देश की नौसेना के साथ? तो सिंगापुर के देश नौसेना के साथ सिम्बेक्स जो है, सिम्बेक्स के 32वें संस्करण में भारतीय नौसेना सिंगापुर नौसेना के साथ भाग ले रही है। यह भारत और सिंगापुर का वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसका आरंभ जो है 1994 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? तो समुद्री सुरक्षा, सैन्य तालमेल और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना जो है इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। तो आयोजन 2025 में सिंगापुर में ही हो रहा है। पिछले वर्ष जो है विशाखापट्टनम में हुआ था, यानी कि इंडिया में हुआ था। भारतीय नौसेना जो है इसके स्वदेशी युद्धपोत और सिंगापुर की नौसैनिक इकाइयाँ जो है इसमें शामिल होती है। सिम्बेक्स भारत का सबसे लंबे समय तक स्थायी समुद्री अभ्यास है, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक साझेदारी जो है इसको दर्शाता है। ठीक है, किसको किसको? तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक साझेदारी को दर्शाता है। ऐसा कोई स्थायी द्विपक्षीय अभ्यास जो है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या जापान के साथ सिम्बेक्स नाम से नहीं है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार किस वर्ष तक स्वच्छ वाहनों के लिए कैफे 3 और 4 जो है मानदंड लागू करेगी? केंद्र सरकार जो है किस वर्ष तक स्वच्छ वाहनों के लिए कैफे 3 और कैफे 4 जो है मानदंड लागू करेगी? तो इसको याद रखिएगा, 2035 तक। कब तक? 2035 तक। देखिए, केंद्र सरकार जो है स्वच्छ वाहन मानक के लिए कैफे 3 और कैफे 4 जो है इसको वर्ष 2035 तक लागू करने जा रही है। कैफे मानदंडों का उद्देश्य क्या रहता है? तो ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा अधिक ऊर्जा दक्ष और कम उत्सर्जन वाले वाहन बनाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कैफे कहने से तात्पर्य है कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। कैफे 1 और 2 पहले ही लागू है। कैफे 3 और 4 भविष्य की ग्रीन नीति का हिस्सा है। नए मानदंड जो है चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे, जिससे कंपनियों को बदलाव के लिए समय मिलेगा। और मानदंड जारी करने वाली कौन सी संस्था होगी? तो मानदंड जारी करने वाली सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार जो है ये मानदंड जारी करती है। यूरोप, अमेरिका आदि में भी ऐसे कठोर ईंधन दक्षता मानक जो है लागू हो चुके हैं। भारत में कैफे 4 सबसे कठोर होगा। पहले मानदंड 2022 और 2027 की डेडलाइन से लागू हुए थे। अब लक्ष्य 2035 रखा गया है। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। बात किया जाए अगले प्रश्न की, तो आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल को जो है ऑपरेशन अभ्यास नाम दिया गया है? हाल ही में कहाँ आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल जो है इसको ऑपरेशन अभ्यास नाम दिया गया है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। देखिए, नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल जो है ऑपरेशन अभ्यास नाम से 7 मई 2025 को नई दिल्ली सहित देश के 244 जिलों में आयोजित हुई। ड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो युद्ध जैसी आपात स्थिति में प्रशासन और नागरिकों की तैयारी की जांच जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो ब्लैकआउट अभ्यास, एयर रेड सायरन, निकासी प्रक्रिया और सार्वजनिक प्रशिक्षण जो है इसकी प्रमुख गतिविधियां हैं। आयोजन जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली के सभी 11 जिलों में इसका संचालन है। यह अभ्यास हर कुछ वर्षों में अलग अलग थीम के साथ किया जाता है। पहले ऑपरेशन शील्ड जो था इसका थीम था। चेन्नई, गुवाहाटी व बेंगलुरु में भी छोटे स्तर पर डील हुई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य आयोजन जो है दिल्ली में रहा। गृह मंत्रालय, राज्य प्रशासन और स्थानीय निकाय द्वारा प्रगति की निगरानी व रिपोर्टिंग जो है की जाती है। तो इन सभी बातों को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज के हाल ही में किस राज्य सरकार ने पवित्र धर्म ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु विधानसभा में बेअदबी विधेयक, कौन सा विधेयक? बेअदबी विधेयक जो है 2025 पेश किया है? तो इसको ध्यान रखना है, पंजाब सरकार ने। किसने? पंजाब सरकार ने। देखिए, पंजाब सरकार जो है इसने बेअदबी विधेयक 2025 विधानसभा में पेश किया है, जिसका उद्देश्य है पवित्र धर्म ग्रंथों के अपमान की घटनाओं को रोकना, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब, भगवद गीता, कुरान और बाइबिल, ये सभी। दोषियों को आजीवन कारावास और पैरोल न देने का प्रावधान है।
सार्वजनिक या डिजिटल माध्यम से ग्रंथों की बेअदबी पर कड़ा दंड तय किया गया है। यह विधेयक आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में पेश हुआ। राज्य में तीसरी बार ऐसा कानून लाया गया है। ऐसे केसों का ट्रायल जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में विशेष अदालतों के द्वारा किया जाएगा। देश में यह अपनी तरह का पहला व्यापक बेअदबी कानून है। अन्य राज्यों में अभी इस स्तर पर का जो है कानून नहीं लाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस राज्य के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी-2 और अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। हाल ही में भारत ने किस राज्य के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी-2 और अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ओडिशा। चांदीपुर कहाँ पे है? तो ओडिशा में है। देखिए, भारत जो है ओडिशा राज्य के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी-2 और अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइलों का जो है सफल परीक्षण किया है। 17 जुलाई 2025 को यह परीक्षण हुआ। सभी तकनीकी और परिचालन मापदंड पूरे किए गए। दोनों मिसाइलें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल स्वदेशी रूप से DRDO द्वारा विकसित है। पृथ्वी-2 की मारक क्षमता जो है 250 से 300 किलोमीटर और अग्नि-1 की करीब 1000 किलोमीटर है। परीक्षण का उद्देश्य क्या रहा? तो सेना की रणनीतिक क्षमता को परखना व संचालन तैयारी सुनिश्चित करना। यह परीक्षण स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड की निगरानी में हुआ, जो भारत के परमाणु हथियारों का प्रबंधन करता है। इसी ITR चांदीपुर से पहले भी मिसाइलों के कई अहम परीक्षण हो चुके हैं, जिससे यह भारत का प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्र जो है बन गया है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण के क्षेत्र में 118 अरब रुपए से अधिक की प्रतिबद्धताओं के साथ ADB किस देश का सबसे बड़ा भागीदार बनकर उभरा है? तो इसको याद रखिएगा, नेपाल का। किसका? नेपाल का। देखिए, एशियाई बैंक जो है इसने 118 अरब रुपए से अधिक पर्यावरण प्रतिबद्धताओं के साथ जो है नेपाल का सबसे बड़ा विकास भागीदार स्थान जो है हासिल किया है। इसकी सहायता में जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण और सतत विकास से जुड़ी परियोजनाएं जो हैं शामिल हैं। नेपाल को विदेशी सहयोग में ADB की भागीदारी विश्व बैंक से ज़्यादा है, जिसमें कि ADB 118 अरब, वर्ल्ड बैंक जो है लगभग 100 अरब जो है रुपए का योगदान है, सहयोग है। यह सहयोग फिस्कल ईयर 2024-25 के लिए घोषित किया गया है। एशियाई विकास बैंक आमतौर पर एशिया प्रांत के देशों में बुनियादी ढांचा, पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्रों में निवेश करता है। पर्यावरण के अलावा नेपाल के लिए शहरी, ग्रामीण व ऊर्जा परियोजनाओं में भी ADB की भूमिका अग्रणी रही है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज्योति पहल की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज्योति पहल की शुरुआत की है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, केरल सरकार ने। किसने? केरल सरकार ने। देखिए, केरल सरकार जो है इसने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज्योति पहल मई 2025 में शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी और 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाना है। इसकी मुख्य विशेषता क्या रही है? तो शिक्षा में समावेशन, स्कूल छोड़ने की दर घटाना और समाज में बेहतर एकीकरण जो है इसका मुख्य विशेषता है। मई 2025 में राज्य स्तर पर प्रवासी बच्चों की पहचान और नामांकन के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। स्थानीय निकाय, कुदुम्बश्री कार्यकर्ता, शिक्षक और अभिभावक शिक्षक संघ की सहयोगी हिस्सेदार जो है मौसमी प्रवास के बावजूद शिक्षा की निरंतरता के लिए स्थानीय रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू है। स्वास्थ्य जांच व कैंप भी आयोजित रहेंगे। देश में प्रवासी बच्चों की शिक्षा के लिए पहली बार इतनी व्यापक राज्य स्तरीय पहल जो है यह है। अन्य राज्यों में इस स्तर की कोई योजना जो है लागू नहीं है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और प्रश्नों के माध्यम से मैंने जो आपको एक पूरी की पूरी न्यूज़ बताने की कोशिश की, पूरा आर्टिकल बताने का कोशिश किया, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्लास आपको कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। अच्छा लगा हो लाइक करें,
हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका जो है लाभ उठा सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में हम बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं आपको आगे बढ़ने में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।